बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, आज फ़िज़ा बहुत ही सोगवार है, बहुत ही उदास आगाज़ हुआ दिन का, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सोगवार है सानह पिम्स की वजह से। 14 नन्ही कलियाँ खाले की हकीकी से जा मिली हैं, लेकिन जो दर्द, जो कर्ब, जिस अजियत से इन 14 नौमौलूद बच्चों के वालिदैन गुजर रहे होंगे, उसका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं, दिन भर यही चलता रहा गुज़श्ता रोज़ कि ये किसकी गफलत थी, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी जो नहीं निभा सका। हर आंख अश्कबार है, सफ़े मातम बिछा हुआ है इन 14 घरानों में। पिम्स अस्पताल में होने वाला जो सानिया था, इस पे इंतज़ामिया ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट अब बताया जा रहा है कि तैयार कर ली है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें बताया गया है कि NICU में इनक्यूबेटर के साथ जो ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइज़र था वो फटा है, और फिर देखते ही देखते चंद लम्हों में ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली है। और ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के ज़रिए बच्चों की सांस में गया है। कहा जा रहा है कि इन 14 में से 15 यानी कि 15वीं जो बच्ची थी उसे ज़िंदा बचा लिया गया, लेकिन 6 से 7 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ज़िंदा बचाया तो गया, लेकिन दम घुटने की वजह से, धुएँ की वजह से उनकी भी अमवात हो गई हैं। अब इंतज़ामिया जो है उस तैयार की गई रिपोर्ट में ये बता रही है कि आग पहले कम थी, फिर तेज़ी से ये फैली है। और दूसरी जानिब जैसे साने पर पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से जारी जो बयान है उसमें यह भी बताया गया है कि आग लगने का वाक़या जो 6:38 पर लगभग ये पेश आया था। और इब्तदाई रिपोर्ट में नर्सरी के अंदर चिंगारी भड़की है, चंद सेकंड्स में आग शदीद फैल गई और इनक्यूबेटर पर ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली। बहरहाल फुटेजेस भी मौजूद हैं, और अब ये मुमकिन नहीं है कि जिसकी गफलत है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, या जिसका ये जुर्म है, मैं इसको जुर्म भी कहूँगा, उसे छुपाया जा सके या उसे दबाया जा सके। लेकिन जो एक चीज़ जिस पे बड़ी बात भी हो रही है, जिस पे बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका रवैया माजी में भी बहुत ही तहकीर आमेज़ रहा है, सहाफ़ियों के साथ हो या लवाहिकीन हो उनके साथ हो। वो इस बार भी उसी तरह से एक तो अपनी जान छुड़वाते हुए नज़र आए और उसके साथ साथ झाड़ते हुए भी नजर आए सहाफ़ियों को, वालिदैन को, जो उन मासूम बच्चों के वालिदैन थे। ज़रा देखिए इनका माजी में क्या रवैया था और फिर गुज़िश्ता रोज़ ये किस तरह से बर्ताव करते रहे। तुम्हारे ICU में जासूस तक मर चुके होते हैं। तुम्हारे सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम्हें ICU का? किस लिए लगाए गवर्नमेंट का? इसलिए तो लगाना, इसलिए कि लगाया यहाँ पे, इसलिए कि लगाया यहाँ पे ICU तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए ICU लगाया है। पागल के बच्चे। नाज़रीन, ये आपने रवैया देखा है, तो कोई नॉर्मल शख्स, क्योंकि ये वफाकी वज़ीर सेहत हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो इनका रवैया है, जिस तरह का इनका टेम्परामेंट है, ये कोई नफसियाती शख्स ही इस तरह का बर्ताव किसी लवाहिकीन के साथ रख सकता है, या तो इनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर इनका बर्ताव ही ऐसा है, ये इंसान को या एक आम आवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और इनको लगता है कि इन तक किसी की पहुंच नहीं है, और अगर इनसे कोई सवाल पूछता है तो वो जुर्म करता है। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने क्या किया, ज़रा वो भी देखिए। कर रहे बड़े साहब, अभी हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात तो करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैं जा थोड़ी, आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ, ओ भाई आओ ना इधर, भाई आप आइए ना हजरत, आप भाई तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। बड़े साहब इससे कुछ नहीं हो रहा ना, आज तो जाए, इधर तो आए। अगर आपको कोई बात, ये रवैया है वफाकी वज़ीर सेहत का, और शर्म आने की बजाय, माजरत करने की बजाय, शर्मिंदगी की बजाय ये तहकीर कर रहे हैं सहाफ़ियों की, उन्हें ललकार रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। और अगर यही रवैया किसी महज़ब माशरे में अपनाया जाता तो शायद उस शख्स का या उस वज़ीर का अगला ठिकाना जेल होती, या फिर उसे किसी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए शायद ले जाया जाता हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी सेहत को तो वज़ीर आज़म ने यक जुम्बिश कलम के साथ हटा दिया बग़ैर तहकीकाती रिपोर्ट आने के। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मुझसे आपने तब सवाल पूछना है जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएँ। तो कौन जिम्मेदार है, आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, इस पर बात करने से पहले उन माओं की दुहाई आपको सुनाते हैं जो गुज़श्ता रोज़ भी बिलखती रहीं आहों सिसकियों के साथ, लेकिन उनकी सुनवाई ना हो सकी।
ये वो सवाल हैं, ये वो रियलिटी है जो ग्राउंड पे मौजूद लवाहिकीन की तरफ से पेश की गई है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हुकूमत को, इंतज़ामिया को, रियासत को देने होंगे, वजारत सेहत को देने होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर सेहत तो जवाब देने से आ रही हैं और वो अपना दामन छुड़ाने की या उससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साकिब सैयद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो गुज़िश्ता रोज़ भी मुसलसल रिपोर्टिंग करते रहे, और साथ में डॉक्टर हैदर अब्बासी पिम्स अस्पताल से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले साकिब आप बताइएगा कि इंतहाई कर्बनाक और दर्दनाक मनाजिर गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखे, आप रिपोर्ट भी करते रहे। अभी तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, किस किस की गफलत कहाँ कहाँ बरती गई? जी देखिए, जैसे कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें चीज़ें पता लगी हैं उसमें गफलत तो हुकूमत अस्पताल की जानिब से ही सामने आई है। ये तो हमने कल ही बता दिया था कि तमाम तर जो गलतियां हैं वो जो पिम्स अस्पताल है उसी की हैं। उसकी वजह ये है कि पिम्स अस्पताल में जो आलात मौजूद थे जो आग बुझाने के लिए और मौसर थे, मतलब ये कि वो एक्सपायर थे, वो इस्तेमाल होने के काबिल ही नहीं थे। दूसरी जानिब सीडी और डीएमए की तरफ से जो बाकायदा उनको बारहा नोटिस भेजे गए पिंड अस्पताल को कि आपके पास आलात मौजूद नहीं है आग बुझाने के लिए। खुदा खासा अगर आपके पिंड अस्पताल में आग लगती है तो आपके पास वो आलात मौजूद नहीं है कि आप उसे बुझा सकें। क्योंकि कल पूरा दिन जो हम पिंड अस्पताल में मौजूद थे वहाँ पे हमने वालिदैन को भी देखा, वहाँ पे हमने जो मुतासरा लोग हैं उनको भी देखा, एनी शाहिदीन से हमने बात की, तो वाज़े पता लग रहा था कि पिम्स अस्पताल की नाअहली है। सबसे बड़ी नाअहली ये है जब आग लगती है उसको बुझाने के लिए उनके पास आलात ही नहीं थे। यहाँ तक हमें पता लगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो कॉल मौसूल हुई है वो भी लेट मौसूल हुई है, टाइम पे मौसूल ही नहीं हुई। और वो कहा जा रहा है कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो जहाँ से गाड़ियाँ इंटर होती हैं वहाँ पे ताला लगा हुआ था और ताला जो चौकीदार तक मौजूद ही नहीं था। 2 मिनट तो यहाँ पे ज़ाया हुआ। उसके बाद जब वो पिंड अस्पताल के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पे रास्ते सारे बंद, रश लगा हुआ था। तो बाकायदा सीडीए की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, उस पर भी बाकायदा कहा गया था कि यहाँ पे इनके पास कोई ऐसे आलात ही नहीं थे, यहाँ पे कोई पानी नहीं था जिसकी वजह से हम टाइमली जो है वो आग बुझा सके। क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूटियाँ थी वो 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई थी और 2 नर्सेस की ड्यूटी लगी हुई थी जो मौजूदा जो वार्ड्स था। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे सिर्फ एक ही ये सबसे बड़ी गफलत तो यहीं पर दिखाई दी है, क्योंकि अगर वो 4 ड्यूटी के अफराद 2-2 बच्चों को भी उठाते तो कम से कम 8 से 10 बच्चों को तो बचाया जा सकता था। हमारे साथ रहिएगा साकिब। डॉक्टर हैदर अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं पिम्स अस्पताल से। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अलमनाक सानिया, यकीनी तौर पे दानिस्ता तौर पे तो ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें गफलत बरती गई है। अब एक ऑप्शन ये है कि हम रिवायती अंदाज में डॉक्टर को बचाए, सहाफ़ी को बचाए, पुलिस को बचाए, इसी रवैये को अपनाए रखें, या फिर हम बग़ैर किसी तरफदारी के असल हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लेकर आएँ, उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के सानियात से, हादसात से बचा जा सके। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप ग्राउंड पर जो सिचुएशन थी उनके साथ साथ ये भी बताएं कि क्या कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा सानह में तब्दील हुआ। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत ही ज़्यादा दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकती, इसका कोई मदावा हो नहीं सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक कुछ मीडिया पे बातें आती रही कि वहाँ शायद डॉक्टर मौजूद नहीं थे या स्टाफ मौजूद नहीं था, तो जो मेरी उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर से बात हुई और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि जो ड्यूटी डॉक्टर थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वो खुद भी इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई, उसी ने एक बच्चे को बचाया और उसके बाद भी वो खुद भी 2-3 घंटे तक इमरजेंसी में, चूँकि ज़ाहिर है उसके बकौल ऐसा शदीद ये आग भड़की के वो कहती है मिनट्स नहीं सेकंड्स में पता नहीं चला क्या हुआ। तो ज़ाहिर है ऐसे में एक बंदा जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जिसने कभी ये चीज़ देखी नहीं होती, एक्सपेक्ट नहीं की होती, वो भी ट्रॉमाटाइज हो जाता है। ज़ाहिर है वो इंसान तो है। तो 2-3 घंटे तक वो खुद भी शॉक में रही, उसको ड्रिप्स वगैरह लगती रही, ऑक्सीजन लगा और फिर जाके वो थोड़ी नॉर्मल हुई। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने की कि देखें इसमें किसी को भी ये ऐसा वाक़या है कि चाहे कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ है, कोई भी अमला है, उसको किसी को डिफेंड करने की तक सोचना भी नहीं चाहिए और एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा नेग्लिजेंस है वो ये है कि
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बहुत से हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे मशकें कराई जाती हैं, फायर सेफ्टी मैयत का ख्याल किया जाता है हर 6 महीने बाद। बल्कि मुझे एक हॉस्पिटल का पता चला कि वहाँ पे फायर सेफ्टी ड्रिल कराई जाती है हर 6 माह बाद, और जो अटेंड नहीं करता अमले में से कोई भी, उसका वो कार्ड सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और वो हॉस्पिटल में इंटर नहीं हो सकता। लेकिन पिम्स में बदकिस्मती से पिछले तकरीबन 10 साल से ऐसी कोई मशक नहीं हुई, ऐसी कोई आखिरी दफा 2017 कोई मशक भी नहीं हुई। और डॉक्टर साहब, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि पिछले 7 सालों से मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पे आग बुझाने के इंतजामात गैर तसल्ली बख्श हैं। गुज़िश्ता महीने भी गर्ल्स जो नर्सिंग हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आग लगने का वाक़या पेश आया। फिर पिछले साल कहा जाता है कि 4 से 5 ऐसे हीट स्ट्रोक के मरीज़ लाए गए जो कि एयर कंडीशन निज़ाम ना होने की वजह से, घुटन की वजह से उनकी जानें चली गई। तो एक तसलसल है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है, इसके बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी बिल्कुल, देखें जब वो हीट स्ट्रोक वाला वाकया पेश आया था तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था, और इस चीज़ को बेसिकली यंग डॉक्टर्स ने हाईलाइट किया था। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पेशेंट्स के लिए भी बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी इन आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जुलाई में भी ऐसा एक वाकया हुआ था, गो कि उसमें इंसानी जान किसी का नुकसान नहीं हुआ था, इस वजह से शायद वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। बहरहाल ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट, ये तो कल जो सीडीए की रिपोर्ट आई उन्होंने भी लिख दिया कि सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं था, कोई फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे यहाँ पे, और उसी तरह से फिर कोई मशकें भी नहीं हुई। तो ऊपर से ओवरलोड और ओवरबर्डन भी बहुत ज्यादा है। जो पब्लिक की तरफ से है वो ये है कि देखें, एक हॉस्पिटल जहाँ पे, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, एक रूम है जिसमें कैपेसिटी है 5 लोगों की, वहाँ पे अगर 50 लोग आ जाएंगे तो वो सिस्टम सैचुरेट होके जो क्वालिटी होती है, जो वो सारी कंप्रोमाइज तो होती है। तो हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा रश बिल्कुल है, बिल्कुल ओवर बर्डन भी है, और भी बहुत से मसाइल हैं, वसाइल की कमी है, लेकिन सेफ्टी एग्जिट को बंद किया जाना, उस पर ताले लगे होना, और ताले अगर खुले भी होते तो वहाँ पे सामान का होना, जिसकी वजह से मुमकिन ही नहीं था कि उन्हें इवैक्यूएट किया जा सकता। और फिर डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से एक डॉक्टर ने एक बच्चे को बचा लिया, अगर 4 लोग ड्यूटी पर होते तो एटलीस्ट 2-2 बच्चों को बचाया जाता, तो 8-10 बच्चे तो बचाए जा सकते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लापरवाही या इसमें गफलत का एलिमेंट तो हावी दिखाई देता है। जी देखें, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो तो कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वो इतनी शिद्दत से और इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ नहीं आई। और इसके अलावा ये भी है कि ये तो सिर्फ एक नर्सरी की हद तक सारा साने है, वो इसकी जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ज़ाहिर है वो सारा जगह डिस्टर्ब हो गई थी, और मुख्तलिफ जगहों से लोग रेस्क्यू करते रहे। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हम यंग डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएं, जिसमें जिसकी भी गफलत साबित होती है उसको सामने लाया जाए, उसको सजा दी जाए, और आइंदा ऐसा इंसिडेंस नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी सुबह मीडिया में भी देखा और सुना कि जो नए सेक्रेटरी स्टेट तैनात किए गए उनने एक टेंट लगा लिया है पिम्स के मैदान में, और वो कह रहे हैं कि मैं कैंप में बैठूंगा जब तक पिम्स ठीक नहीं होता। लेकिन टेंट लगाने से और कैंप में बैठने से तो पिम्स ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो आपको फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करनी होगी, जो जिम्मेदार है उनका तयन करके उनको करार वाकई सजा देनी होगी, और फिर आपने ऐसे मैयत करने होंगे कि दोबारा ऐसा वाकया ना आए। वरना तो जैसे पहले होता है, बस इंक्वायरी हो गई, फिर कुछ रिकमेंडेशंस दे दी। अच्छा, ये जो इस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है यकीनी तौर पे, उसके बाद जो वहाँ पे आम फ्लो में आने वाले, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, KPK के बड़े तादाद में मरीज़ हैं, वो यकीनी तौर पे उनका इलाज का मामला वो भी तो मुतासर हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले हम साकिब सैयद की तरफ जाते हैं। साकिब, एक और शिकायत आ रही है बुरसा की तरफ से कि जो बच्चे डेड बॉडीज़ दी जा रही हैं, एक तो वो झुलसी हुई हैं, उनकी कंडीशन नाकाबिल शनाख्त है, तो क्या अंदाज़ों से दिया जा रहा है उनको, या क्या तरीक़ाकार क्या है जिसके तहत उनको बाकियात दी जा रही हैं बच्चों की? साकिब, आप सुन पा रहे हैं? कल लास्ट टाइम तक हम उधर ही थे, तो जब हमने वहाँ पे लास्ट सिचुएशन देखी उसमें ये पता लगा है कि 9 बच्चियाँ थी और 2 बच्चे थे, जिसकी शनाख्त हो गई थी। उसकी शनाख्त के बाद उनको वर्षा के हवाले कर दिया था, क्योंकि ये शनाख्त जो है वो DNA टेस्ट के बाद ही उनके वर्षा के हवाले कर दिया था। हमारे एक वहाँ पे जो मुतासरा फैमिली थी, उसके मामू थे, तो उसके जो वालदा थी वो ICU में थी, और वो उसको पता ही नहीं था कि मेरे 2 जुड़ा बेटियां हैं वो फौत हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं।
तो जब उससे हमें तस्वीरें दिखाई तो वो शनाख्त के काबिल नहीं, ठीक। तो ये डीएनए के टेस्ट के मुताबिक तो जो है वर्षा के हवाले किया जा रहा है। अभी तक जो है हमारे जो ज़राए के मुताबिक 11 जो बच्चे थे उनको लवाकिन के हवाले कर दिए, लेकिन 3 की शनाख्त अभी तक नहीं हुई, वो भी कर रहे हैं। अब ये बदकिस्मती सी नाअहली ये है कि वहाँ पे देखें, ये या जो वार्ड है, डॉक्टर साहब को पता है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे आते हैं, ये अमीर के बच्चे यहाँ पे नहीं आते। तो यहाँ पे जो रवैया अख्तियार किया जाता है अमले की जानिब से, जो मुतासरा फैमिली होती है या लोग वहाँ पे जाते हैं, वो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जब एनी शाहिदीन से बात की तो उनका कहना था कि जब हमने आग बुझाने के लिए आगे गए गेट की तरफ तो हमें रोका गया कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। मिसमैनेजमेंट बहुत हुई है और ये सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस सानह में। साथ में हम ये भी देख रहे हैं साकिब के आप भी वहाँ पे यकीनी तौर पे मौजूद होंगे, जो वज़ीर सेहत का रवैया है ये पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो क्यों झाड़ पिला रहे थे सहाफ़ियों को और क्यों जवाब नहीं दे पा रहे थे? जुनैद भाई, मैं आपको बात बताऊं कि जब हम वज़ीर सेहत तो आपको पता है सबसे लेट पहुंचे ना, और जब वो पहुंचे तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हो गए तो जब सबसे पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये कहा कि सबसे पहले एहतसाब मेरा होगा। ठीक है, एहतसाब का मतलब ये कि इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपको पता है जब ये नेग्लिजेंस होती है तो आपका जो हेड होता है उसकी गलती उसके सर आती है। ठीक है, उसके बाद वो जब हमने सवालात पूछे हैं तो सवालात कहते हैं मेरा बॉस हुआ है, मैं उनको जवाब दूंगा। ये टीम बैठी हुई है, टीम के मुताबिक जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हम इसको जवाब देंगे। ठीक है, बड़े आसानी से कह दे कि एक स्पार्क्स हुआ है, स्पार्क की वजह से 1 मिनट में आग लगती है। मुझे ये बताएं 1 मिनट में कहाँ पे आग लगती है? 1 मिनट में कहते हैं कि पूरे जो वार्ड उसको आग लग गई है, जिसके बाद ये वाकया पेश आया है। और सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि हमने अंदर का भी विजिट किया हुआ है। जिस तरह से वहाँ के हालात थे, जिस तरह से पूरा एक वार्ड मुकम्मल तौर पर जैसे जानवरों को जलाया जाता है, मतलब उनका कोई पुरसहा नहीं होता, इसी तरह इन बच्चों का भी यही था। 14 बच्चे थे, 14 के 14 बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाएगी, उसके बाद मामला वहाँ का वहाँ रह जाएगा। लेकिन स्पिम्स अस्पताल को रवां साल जो है 6 अरब का जो है वो बजट पेश किया गया था, मुख्तस किया गया था इनका जो, और इसके अलावा अभी 52 करोड़ रुपए जो है इनके मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की तो उनका वहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है जिससे आग बुझाई जाती है वो नाकारा थे, वो एक्सपायर थे, वो इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं थे। यहाँ तक कि वहाँ पे मौजूद जब हमने, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है ये। और हमने ये भी देखा कि 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई इमरान खान को जब लाया गया शिफा हॉस्पिटल के बजाय पिम्स में, क्योंकि हुकूमत का ये दावा था कि वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हैं, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायर्ड मशीन भी मौजूद नहीं थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। 52 करोड़ रुपये आप बता रहे हैं, 52 करोड़ है या 52 अरब है साकिब? अच्छे 52 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, 52 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद। डॉक्टर हैदर अब्बासी पिम्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन कर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी साबिक प्रिंसिपल हैं, ये कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के, और लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हर आंख अश्कबार है, पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है, और जो तहकीकाती टीमें हैं वो यकीनी तौर पे अपना काम कर रही हैं। कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहरा भी दिया जाएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ये आखिरी बार हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे हुकाम बाला कोई ऐसी तरमीम लाई जाए कि इनके इलाज को इन सरकारी अस्पतालों में लाजिम करार दिया जाए? तो शायद मुमकिन है कि ऐसा सानिया फिर ना हो। आप क्या समझते हैं? जी, वाकई बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। मैं इन्हीं सरकारी अस्पतालों के साथ अटैच मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी मैंने यहीं सर्विस की है, और मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है कि एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि ये ऑटोनमस हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये कागजों में ऑटोनमस हॉस्पिटल हैं। इनका कंट्रोल सारा सेंटर में होता है। जैसे पंजाब के जितने भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ एक जो है तबादला भी सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो कर सकता है। इसी तरह जो फंड और बजट्स आते हैं, उन बजट के ऊपर वहाँ के प्रिंसिपल का इख्तियार या एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार बहुत ही लिमिटेड होता है, और इस कदर ज्यादा रेड टेप होती है
कि उसका इस्तेमाल करना और इवन तनख्वाहें देने तक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और उस सिलसिले में बड़ी सर्द महरी है। देखें, ये जो एक वाकया हुआ है इस पर तफसील से आप लोग बात कर रहे हैं, बाकी इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन अहम चीज ये है कि सरकारी अस्पतालों के पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। इसको हमें वाकई ही ऑटोनमस, देखिए अब ये शौकत खानम एक अस्पताल है, इंडस एक अस्पताल है, आगा खान एक अस्पताल है, शिफा इंटरनेशनल एक अस्पताल है, ये जितने अस्पताल हैं ये वाकई ही ऑटोनमस हैं। ये इनका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो कि बहुत ही यानी स्ट्रिक्टली पूरे फंड्स को भी मॉनिटर करते हैं, इनके क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, मगर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं ये सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर लगाए जाते हैं, और यहाँ जो सिस्टम है ना सारा, वो सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह से ये इदारे आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे। और दूसरी बात ये है कि इनके ये चीज़ डॉक्टर साहब जिसकी आप बात करें, गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये कहा कि ये मेरे अंडर नहीं होना चाहिए, शायद उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन उनका जो रवैया है वो भी बड़ा काबिल एतराज़ था, तो बहुत ही अग्रेसिव था माजी में। बात तो सही है, उनके नजदीक होना, उनके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, मगर उनके कंट्रोल में है। मतलब या तो इसके ऊपर कोई अमल किया जाए ना। असल में वजह यह है कि ये जो सरकारी इदारे होते हैं ना, महकमा अनहार है, तालीम का इदारा है, हेल्थ का, इसके अंदर सियासी लोगों ने अपनी भर्तियां करवानी होती हैं, इसमें उन्होंने अपने वोट बैंक को डालना होता है, इसलिए इन इदारों को अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये है कि ये हमारे जो बड़े ऊपर वजीर आजम साहब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे जो लोग पूरे मुल्क को चला रहे हैं, और इसमें हम गुजारिश यानी करते हैं कि जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी भी है, जितने भी सारे लोग हैं, इन सबको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और खुद जाके देखना पड़ेगा कि सरकारी इदारों के हालात क्या हैं। इन पर जो पैसे कभी खर्च भी होते हैं तो वो पैसे जो हैं वो उसकी कॉस्मेटिक्स के ऊपर, बाहर टाइलें लगा ली, बाहर जाके वो चेंज कर लिया, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, उसके अंदर जो KPIs हैं, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं, उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब मसलन इसी वाक़े को आप देखिए, जो बेसिक SOP है एक बड़े हॉस्पिटल में कि फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने के पूरे आलात होने चाहिए थे, उसकी ड्रिल मौजूद होनी चाहिए थी, एक एक्सरसाइज, और वो पता होना चाहिए था कि किस बंदे ने कौन सा काम करना है। और ये नॉर्मल कागजों में रिक्वायरमेंट है कि ये ड्रिल हर 3-4 महीने के बाद कराई जाए, ताकि अगर आग लगे तो बाहर कैसे। और यहाँ पता लगा कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे जी, उनको ताले लगे हुए थे। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये भी कि वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं था, 4 लोगों की ड्यूटी थी, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, ताले लगा के उनको तो मौत के मुंह में खुद झोंका गया। देखिए, अगर फर्ज करें ये कोई ऐसा वेस्टर्न मुल्क होता ना, तो इस तरह के वाक़े पर पूरी हुकूमत जा सकती है। इससे छोटे वाक़यात पर हुकूमतों ने इस्तीफे दिए हैं, और लेकिन हमारे यहाँ तो एक तरह की बेहिसी है, और इस बेहिसी में हम सिर्फ बग को आगे पास करते जाते हैं। और ये एक टिपिकल बात होती है, सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया और एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, ये एक टिपिकल सी बात है। सेक्रेटरी हेल्थ तो उस वक्त सो रहे थे घर में 6 बजे, और डायरेक्टली कोई आग बुझाने के तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अगर सेक्रेटरी हेल्थ को इस्तीफा देना था तो वजीर आजम को देना चाहिए, क्योंकि असल तो पूरे सिस्टम के हेड तो वजीर आजम है। तो ये बुनियादी तौर पे अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ताले लगाने वाली बात है, इस पे उज़ुर ये पेश किया जाता है कि जी कुछ साल पहले वहाँ से बच्चे चोरी होने का वाक़या पेश आया, जिसके बायस अब वहाँ पे मुस्तकिल ताला लगा दिया गया। तो ये बयान बजाते खुद भी तो एतराफ़ जुर्म है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजामात को मौसर करने के बजाय वहाँ पे ताले लगा दिए गए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे वहाँ से चोरी हो रहे हैं तो बच्चों की हिफाजत के लिए एक अलग मैकेनिज्म होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आग बुझाने के पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों को बचाया जाए। तो बेसिकली बहुत फ्लॉज हैं। एक नॉर्मल जो SOP चाहिए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कराची में आग लगी थी एक बहुत बड़े कारोबारी मरकज के अंदर। अच्छा, उसमें भी पता लगा कि इतनी इरेगुलरिटीज हैं, सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, हर एक ने उसको क्लियर किया हुआ है, और जब आग लगी तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो हमारे यहाँ बुनियादी सोच को बदलने की जरूरत है। ये जो हुक्मरान है ना, खास तौर पर इनको ये सोच बदलने की जरूरत है कि आप यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए नहीं आए हुए। आपने यहाँ आकर ऐसे SOPs बनानी है, ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं। अब इस सारे को ऑटोनमस कर देना एक सिंपल सी बात है कि ये जो हॉस्पिटल है इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हो, और ये
हुकूमत ने जितने फंड्स इनको देने हैं वो इनको फंड दें, बाकी ये अपने फंड खुद जनरेट करें। और जिस तरीके से आगा खान हॉस्पिटल चल रहा है, जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल चल रहा है, या शिफा इंटरनेशनल चल रहा है, या जिस तरह के सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनको ऑटोनोमस कर दें। अब आप कहेंगे कि आगा खान में इलाज बहुत महंगा है, तो जिन लोगों का सस्ता इलाज करना है उनको हुकूमत कार्ड दे दे, वहां का सिस्टम, वहां पे करके ही लोग इलाज करवाएं। मगर जिनको जो पे नहीं कर सकते, जैसे पूरी दुनिया में होता है, उसके लिए हुकूमत पे करे। तो ये सारा सिस्टम सही चल। अपनी ये दुकानदारी इसमें से छोड़ें, अपनी अथॉरिटी छोड़ें, अपनी जो चुदराहट है ना उसको छोड़ें। मुझे अब पंजाब का पता है कि सेक्रेटरी हेल्थ सेंटर में बैठा हुआ लाहौर में कंट्रोल कर रहा है रहीम यार खान और डीजी खान के मेडिकल कॉलेज को, और अगर वहां कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां के लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है और सब कुछ कर दिया जाता है। तो इस तरह तो सिस्टम चलने का नहीं है। तो अभी डॉक्टर साहब ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटाया है, और हमारी डॉक्टर साहब पिंस के अस्पताल के उन्होंने कहा है कि जो नए सेक्रेटरी सेहत हैं उन्होंने कैंप लगा लिया है और कह रहे हैं कि जब तक पिम्स ठीक नहीं होगा तब तक वो यहीं पे कैंप में मौजूद रहेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह के इकदाम से हेडलाइंस तो यकीनी तौर पर बन जाएंगी, लेकिन क्या उससे मसला का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये रूट कॉज को एड्रेस करने की जरूरत होती है। ये जो एक्यूट जख्म होता है ना, जब जख्म, तो उस जख्म पर पट्टी, जबरदस्त किस्म की पट्टी रख दी जाए तो वो जख्म छुप जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नए सेक्रेटरी हेल्थ साहब की नीयत ठीक नहीं होगी, या जो उन्होंने कहा है वो चाहते नहीं होंगे, या उनकी नीयत में कुछ ऐसा होगा, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन ये तरीके का इलाज नहीं होता। फिर एक कैंप जो है वो रावलपिंडी के बेनजीर मेडिकल कॉलेज के सामने भी लगा लीजिए, एक मेयो अस्पताल के सामने भी लगा लीजिए, एक मुल्तान में भी लगा लीजिए, एक बहावलपुर में, डीजी खान, सब जगहों पर एक कैंप लगाना पड़ेगा ना। मसाइल तो हर जगह। तो कैंप, अगर आपने कैंप लगा के ठीक करना है तो इससे बेहतर ये कि जो उसकी रूट कॉज है उसको एड्रेस किया जाए, इन हॉस्पिटल्स को रियल मानों के अंदर ऑटोनोमस किया जाए। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। रूट कॉज को पकड़ना होगा, मसाइल बहुत से हैं, सिर्फ पिम्स का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों का मसला है। लोग पुरसान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। शायद हमें ही अब बीड़ा उठाना होगा, अवाम को एक होना होगा। अगर उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किए जाने से छुटकारा चाहिए तो फिर कोई ऐसी तरमीम लानी होगी कि जितने भी हुकाम बाला हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनको और उनकी फैमिलीज़ को पाबंद बनाया जाए कि वो अपना इलाज इन सरकारी अस्पतालों से कराएंगे, तो शायद हमारी सुनवाई हो सके, मेयार इन अस्पतालों का बेहतर बनाया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ हैं जिस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए अमेरिका ईरान जंग पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अब कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान भी इसमें पेश है। 2 रोज़ पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा ईरान किया, और ज़मीनी सूरत हाल अब भी इंतहाई तशवीशनाक दिखाई देती है। एक तरफ अमरीकी वज़ीर जंग जो हैं वो वाज़े कर रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ हमले बंद नहीं किए गए और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद उसमें तेज़ी लाई जाएगी। तो अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ईरान भी डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ के ऊपर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। उम्मीद तो हम यही करें कि बर्फ़ पिघल सकेगी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, कतर और टर्की, दीगर ममालिक जिसमें चाइना भी बैक एंड पे कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, लेकिन जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे, आपको लगता है कि मुकम्मल ख़ात्मा या मुकम्मल जंगबंदी मुमकिन हो सकती है? पहले तो सलाम कबूल कर लीजिए आप, आपकी टीम, आपके देखने वाले। देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्पेशली जियो पॉलिटिक्स में के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बड़ी बुरी तरह से शेक कर रहे हैं इस वक्त। एक तरफ मिसट्रस्ट कायम है अमेरिका और रशिया के दरमियान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त चाइना को आइसोलेट करें और रशिया को अपने साथ मिलाएं। दूसरी तरफ ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसको किस तरह से खुलवाएं, लिहाजा यहाँ पे भी डिप्लोमेसी चल रही है अमेरिका की, रशिया के साथ, ओमान के साथ, कतर के साथ, पाकिस्तान के साथ। और तीसरी तरफ तुर्की और इजराइल का मसला जो है वो भी इस वक्त काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा है। 4.5 लाख फोर्सेस जो हैं वो मोबिलाइज हो चुकी हैं टर्किश और सीरिया बॉर्डर के ऊपर। तो मामला काफ़ी संजीदा हैं, सिर्फ हॉर्मुज़ का मामला नहीं है। अब हॉर्मुज़ के मामले के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये की ख्वाहिश है कि इसको खोला जाए। इसी वजह से उन्होंने बयानात भी दिए कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको साफ़ कर दिया है और ये खुला है, जबकि हकीकत ये है कि 80 से 150 के करीब जो माइंस हैं अंडर द सरफेस ऑफ द सी वो अब भी एक्टिव हैं। गो के ईरान और ओमान के दरमियान में बातचीत मुकम्मल हो गई है, उन्होंने इन्हें साफ़ करना है, सदरन कॉरिडोर को बंद करना है और टोल दोनों मिलके उसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसका दारोमदार है उन शराइत पर जो ईरान ने अमेरिका के लिए रखी हैं। मिसाल के तौर पे
जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज करें, $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड का जारी करना, यहाँ खित्ते से अपनी फौजों को निकालना, लबनान, इसके अलावा जो यमन है और गज़ा है उसके ऊपर जंग बंदी, सैंक्शंस का उठाना वगैरह वगैरह उसमें शामिल हैं। तो कहने का मकसद ये कि पॉजिटिव सिग्नल्स तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अब रशिया को प्रेशर करना कि आप ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है इसमें वो उनकी मदद करे, ईरान को प्रेशराइज करे, तो रशियंस ने तो मानने से इनकार कर दिया है। बल्कि अभी तो कल की खबर ये थी कि $25 बिलियन के जो न्यूक्लियर प्लांट्स इंस्टॉलेशन है उस पर सौदा किया रशिया ने, जो किर्गिस्तान के अंदर फाइनल डील होगा, जिसमें 4 थर्ड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो सिर्क सूबे के अंदर लगाए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये गुत्थी सुलझ जाए। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका जो अभी तक एक भारी कीमत चुका चुका है अपने माशी तौर पे नुकसानात की सूरत में, इत्तेहादियों के दूर हो जाने की सूरत में, वो इसको अगर मज़ीद बढ़ाता है तो अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ये जंग को तूल देना, इसके पीछे क्या मकसद दिखाई देता है, क्या मंतक दिखाई देती है आपको? जंग को तूल तो खैर अमेरिका इस पोजीशन में अब नहीं रहा, इंटरसेप्टर्स की कमी है, रायामा की कमी है, इत्तेहादियों का साथ नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अब आ रहा है वेस्ट से, स्पेशली अमेरिका से, वो ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू कम हो। अच्छा। और वो इसलिए कम करना चाहते हैं ताकि जो इम्पोर्ट्स करते हैं गुड्स और जो दूसरे ममालिक जो चीज़ें बेचते हैं अमेरिका के अंदर, उनके लिए अमेरिकन मार्केट अट्रैक्टिव न रहे। तो एक तरफ वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो डॉलर की वैल्यू को कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कुछ क्राइसिस है इसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़रूर रहे, और वो यही कर रहे हैं। और इसी वजह से वो बारहा अमेरिकन को कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, और जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए आप मेंटली तौर पे तैयार रहें। तो ये देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है वो इस पर क्या लाहे अमल अख्तियार करती है। बिकॉज इस वक्त जो टीम मौजूद है वाइट हाउस के अंदर, न वो सियासतदान है, न वो सफारतकार हैं, वो प्योरली बिजनेसमैन है। जैरेड क्रूशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मौजूद हैं, या उनके जो खुसूसी एलची हैं इस वक्त सीरिया और लेबनान के ऊपर, या उनके करीबी साथी जो हैं इस वक्त जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वो सारे ये कोशिश करें कि यहाँ की मार्केट्स को ग्रैब किया जाए और दुनिया की चीज़ें अमेरिका में ना आए। जो $290 बिलियन का ट्रेड खसारा है यूरोप के साथ, वो ख़त्म हो जाए, जो इंडिया के साथ है वो ख़त्म हो जाए, चाइना के साथ किसी तरह से जो इतना बड़ा गैप है उसको ब्रिज करें। तो एक नई सोच इस वक्त वेस्ट के मीडिया में आ रही है। ठीक है, और जिस तरह से अभी आपने पहले भी कहा कि तुर्की और इजराइल के दरमियान भी जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो अभी हालिया हमारा एक मुआहिदा भी हुआ है, तो जो दीगर 2 ममालिक हैं उनके ऊपर फिर इस तनाजुर में क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इस तुर्की के बाद शायद किसी दूसरे मुल्क का नंबर भी आ सकता है, और ईरान जंग का किसी हल निकाले बगैर अगर अमेरिका या इजराइल किसी और महाज को खोलते हैं तो वो उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इन दोनों चीज़ों पर अगर आप रोशनी डालें डॉक्टर साहब। मुझे लगता है ये 2027 जो है ये वहाँ तक जंगें जाएंगी और ये बड़ी जंगों में तब्दील हो जाएगा मामला। बिकॉज इस वक्त यूरोप के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आ रही है कि रशिया यूक्रेन की जंग में होने की वजह से यूरोप में तो नहीं कूदेगा, लेकिन ये जो इंटरसेप्टर वाला मामला हुआ है इसके बाद खुद CIA की ये रिपोर्ट है कि ये खदशा मौजूद है कि रशिया यूरोप में घुसे। और यही वजह है कि रैडक्लिफ जो CIA के डायरेक्टर हैं वो 25 अगस्त को उन्होंने सीक्रेटली फ्लाई किया मास्को का, और उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें तय की हैं चाइना के हवाले से भी कि न्यूक्लियर सबमरीन और जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आप चाइना को दे रहे हैं वो न दें, बिकॉज चाइना जो है वो आपको घेर रहा है। यानी मास्को को उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स गालिबन शेयर की हैं कि किस तरह ईस्टर्न ममालिक को वेपनाइज कर रहा है चाइना। दूसरी तरफ ये तुर्की वाला जो मामला है ये भी बड़ा संगीन है, बिकॉज नफ्ताली बेनेट हो, नेतन्याहू हो, उनके रिलीजियस लीडर्स हो, उन्होंने बारहा कहा है कि ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो तुर्की है। और यही वजह है कि तुर्की ने ये मक्का एग्रीमेंट साइन किया, और इसमें आप इससे अंदाज़ा कीजिए $130 बिलियन का डिफेंस बजट बनता है। और फिर ये मिलिट्री एसेट्स अगर आप देखें 6000 कोई आर्मर्ड व्हीकल हैं, हज़ारों जो हैं इस वक्त फाइटर जेट्स हैं, और तकरीबन 1.5 मिलियन रेडी फाइटिंग फोर्स अवेलेबल होगी इजराइल के बॉर्डर पे।
लेकिन अगर इनको साइड पे भी जी। रखें, उसके बावजूद इन ममालिक की जोग्राफिकल पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे इंडियन ओशन पे पाकिस्तान डॉक्टर बैठा मुनव्वर हुआ हुसैन है। साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे आलमी उमूर। उम्मीद करते हैं कि देर बाद ये पाकिस्तान और दीगर ममालिक की कोशिशें कामयाब और कारगर साबित हो सकेंगी। अब एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे नाज़रीन खुशामदीद। आज एक और इम्तिहान है शाहीनों के सामने। एक तरफ सीरीज़ बचाने के लिए बेकरार शाहीन है, तो दूसरी जानिब इंग्लैंड सीरीज़ अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म है। लॉर्ड्स का तारीख़ी मैदान होगा और खेले जाने वाला जो दूसरा टेस्ट है वो पाकिस्तान के लिए वापसी की जंग बन चुका है। जहां इसे सीरीज़ बराबर करनी है उसके लिए लाजमी है कि कामयाबी हासिल की जाए। जबकि पहले इंग्लैंड के टेस्ट की शानदार फतह के बाद सीरीज़ समेटने के इरादे से मैदान में उतरा जाएगा इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरफ से। तो पहले टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन की इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके पर बड़ी तनकीद भी हुई है। शायकीन बहुत मायूस भी है, लेकिन कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान किया गया था उसका ज़ाहिर, और वो तब्दीलियाँ की भी गई हैं। इंजरी से सेहतियाब होने वाले कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से टीम की कप्तानी करेंगे। उनका वापसी का इम्कान मुतवक्के है और सऊद शकील की जगह ली जाएगी। जबकि दूसरे टेस्ट से कबल लंदन में कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम ने भरपूर शिरकत की है, जहां उन्होंने फील्डिंग के साथ बैटिंग भी की है। तो क्या होने जा रहा है, अली तलूनी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या बाबर आजम हमें शिकस्त के गर्दाब से बाहर निकाल पाएगी? जी, बाबर के जैसा कॉन्फिडेंस है उससे तो लग रहा है कि कोई थोड़ा बेहतरी आएगी, पर आप ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि देखें एक प्लेयर से आप मैच नहीं जीत सकते। पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके साथ बैटिंग जो है उसको रन करने पड़ेंगे। कि तो हमारी बॉलिंग है, अगर उसको देखा जाए तो जैसे उमर गुल ने कहा कि हमें 20 विकेट्स लेनी पड़ेंगी, तो 20 विकेट्स तो लेनी पड़ेंगी, पर उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रन ऑन द बोर्ड होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि लीड टेस्ट में अगर आप देखें हमारे बॉलर्स ने कदरे बेहतर बॉलिंग कराई एज कम्पेयर टू हमारी बैटिंग। जब रन ऑन द बोर्ड नहीं होंगे तो आपकी बॉलिंग, बेशक आप 20 विकेट आउट कर लें तो आप नहीं जीत सकते। इसी तरह हम बात भी करें बैटिंग ऑर्डर की, तो बाबर ने जैसे कहा कि हमने लास्ट टाइम भी ये कह के खिलाया कि हमारी जो बैटिंग है वो टेल तक जाए, जबकि आप देखते हैं कि हमारी टेल रन ही नहीं कर रही, जबकि 20 रन 30 रन में हमारी टेल एंड हो जाती है। तो ये जब परफॉर्मेंस रहेगी तो हम मैच नहीं जीत सकते। तो उसकी वजह ये है कि अगर मैच जीतना है तो बैटिंग बॉलिंग सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ना कि बाबर आजम पे ये जिम्मेदारी डाल के या उन पे ये प्रेशर डाल के, जबकि हम उन पे अगर प्रेशर डालेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा, सऊद शकील की जगह कहा जा रहा है कि बाबर आजम को लाया जा रहा है, और क्या क्या चेंजेस हो सकती थी या होनी चाहिए थी? क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर की बात हो, रिजवान की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये सारी तब्दीलियाँ क्या इस वक्त की ज़रूरत नहीं थी? आपको लगता है कि ये एक तब्दीली काफ़ी रहेगी? दो जो तब्दीलियां हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। उसमें एक तो अजान अवैस हैं जो रिप्लेस करेंगे बाबर आजम को। बाबर आजम आएंगे अजान अवैस की जगह। उसके अलावा जो एक फास्ट बॉलर हैं वो उसमें मोहम्मद अली या खुरम शहजाद को बैठा के उबैद शाह को इन किया जाएगा। जबकि कल बाबर ने बोला भी कि हमारी जो अभी जो लॉर्ड्स की कंडीशन है वो अभी बिल्कुल ग्रीन टॉप विकेट, अगर हम विकेट भी देखें, आप तो पिच का मुआयना भी करें तो अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रास है। अगर ग्रास को देखें तो वहाँ पे अभी जो दो स्पिनर्स को सामने रख के अभी टीम बनाई जा रही है, वो ये भी हो सकता है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो ग्रीन विकेट है, टॉप विकेट है, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग को वो हेल्प देंगी। तो बेहतर यही है कि आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। जबकि बाबर ने ये भी बोला कि हम लास्ट डे पे ये डिसाइड करेंगे, मतलब आज वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्लेइंग 11 हो। अगर हम इसका जो रिसेंट मैच है उससे भी कंपेयर करें तो जबकि लीड की जो विकेट थी वो शुरू में बहुत ग्रासी और ग्रीन टॉप विकेट नजर आ रही थी, जबकि बिल्कुल लास्ट डे एंड पे उन्होंने उस पर जब रूलर फेरा तो वो बिल्कुल उनकी जो विकेट थी वो ड्राई हो गई, और वो फास्ट विकेट के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। उसमें आपने देखा कि स्पिनर्स ने बेहतर परफॉर्म किया। तो इसी तरह जो अभी है, जो कंडीशन को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। जो आपने बात की रिजवान और सलमान अली आगा की, बेहतर होता कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आप भेजते कि आप इनमें से किसी को आप बाहर बिठाते, कोई नए बच्चे को या अजान को आप बिल्कुल मौका देते,
वो ओपन करते। अब इससे एक चीज़ ख़राब होगी कि आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो बेहतर था कि आप रिजवान या सलमान अली आगा, जिनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है, यहाँ पे अगर आप दोस्तियाँ या उनको छोड़ के आप परफॉर्मेंस को मेरिट बनाते तो आप बेहतर रिजल्ट ले सकते थे। अच्छा, ये मैच हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1-1 की बराबरी से ख़त्म हो, लेकिन जब वापसी होगी उसके बाद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्या चेंजेस होनी चाहिए? क्या वो बड़ी तब्दीली या बड़ी सर्जरी जिसका काफ़ी अरसे से तस्करा हो रहा है वो होने जाना चाहिए? देखें, सर्जरी तो इतने अरसे से हम बात कर रहे हैं, सर्जरी हो नहीं रही। देखें, अभी हालत ये है कि हमारे पास कोई, जबकि आप बात भी करें, इंग्लिश मीडिया ये बात कर रहा है कि हमारी एक टाइम पे फास्ट बॉलर्स की एक लॉट होती थी, बैकअप होता था। अगर हम लास्ट सीरीज की भी बात करें, उसमें जुनैद खान और मोहम्मद आमिर आपको बेंच में नजर आ रहे थे। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे पास कितनी डेप्थ थी। उसकी वजह यह है कि अभी देखें, पाकिस्तान ने अभी NCA में फास्ट बॉलर्स का एक कैंप लगाया जिसमें 20 फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया और वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है और जो फ्यूचर के लिए इस पे काम जारी है। तो ये काम पहले भी हो सकता था, जबकि इतने अरसे से ये बात हो रही है। तो आप सिर्फ नवाजने वाली एक स्ट्रेटेजी आपने अपनाई हुई थी। अभी भी ये हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर, हम इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो वहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जिम्मेदारी लें। बाबर ने इस दफ़ा भी बात की, बाबर ने कहा जी जो सीनियर प्लेयर हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। पर ऐसे नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट सिर्फ किसी को नवाजने के लिए बैकअप ही ना रखे। इतने अरसे से हम ये बात कर रहे थे आप बैकअप पे काम करें। यहाँ हालत ये है कि आपके पास ना बॉलिंग का बैकअप है ना बैटिंग का बैकअप है। हालत ये होती है कि आप किसी बंदे को जब वो इंजर्ड हो जाता है तो आप यहाँ पे लाले पड़ जाते हैं कि यार आप रिप्लेस किसके साथ करें। तो बेहतर यही है कि आप बैकअप्स पे काम करें और मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई आपका जो काम है, जैसे आकिब जावेद साहब हैं या मिसबाह उल हक हैं, इतने अरसे से आप बोर्ड में हैं, आपने क्या जो जाके ऑन फील्ड जाके कोई बेहतर प्लेयर ढूंढे हैं या कोई बैकअप पे काम किया है? इवन मिडिल ऑर्डर का इतने अरसे से हम ये जिक्र कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, बॉलिंग नहीं है, आपके पास कोई ऐसी बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अभी तक अपने प्लेयर्स को हैं वो गेम प्लान नहीं बता सके, उनको रोल डिफाइन नहीं हो सके, उनकी पोजीशंस डिफाइन नहीं हो सकी। तो इसमें बेहतर यही है कि मैनेजमेंट अपना किरदार अदा करे और थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए ताकि कोई बेहतरी का सामान नजर आए। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा आज होने वाले मैच की बात की जाए, टॉस जीतकर आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है तो उसे क्या फैसला करना चाहिए? फिर पहली इनिंग्स में हम सपोज ही कर सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो उसे कितना स्कोर बना लेना चाहिए अगर वो अपने आने वाले खिलाड़ियों को, आने वाले डेज़ को ख़तरे से दूर करना चाहते हैं या कंफर्टेबल रहना चाहते हैं? देखिए, अगर तो पिच इसी तरह की रहती है जिस तरह की अभी नज़र आ रही है, ग्रीन टॉप विकेट है, उसमें ग्रास बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो हमें बॉलिंग लेनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम अगर वही बात है कि जब हमारी बैटिंग की हालत देखें एज कम्पेयर टू बॉलिंग, हमारी बॉलिंग बेहतर थोड़ी नजर आती है। अगर हम बैटिंग की तरफ जाएंगे, अगर इस तरह की कंडीशंस रहीं तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा कि वहाँ पे खड़े हों। दूसरी वजह ये कि हम पहली जो इनिंग है वो हम बेहतर खेल लेते हैं। अगर हमारे स्टैट्स भी हम उठा के देखें तो हमारी जो पहली इनिंग में परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप टीम की तरह है। हमारा मसला आता है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में हमारा कोई भी प्लेयर, उसकी वजह यह है कि हम टेम्परामेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारी फिटनेस का लेवल जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और जो ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं है कि हम वो प्रेशर सस्टेन कर सकें। होता यही है कि हम सेकंड इनिंग में चाहे वो 200 रन से अबव हो जाते हैं तो हमारे लिए वो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप शुरू में बॉलिंग लें, आप मिनिमम रन पे कंटेन करें उनको। तो दूसरी जो आपकी पहली इनिंग है उसमें आप थोड़ी सी लीड अगर दे दें, जो कि मुश्किल नजर आता है, अगर लीड दे दें तो आप एक प्रेशर कम होगा। जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, अटैकिंग स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, तो आप मैच जीतने की पोजीशन में हैं। आपने देखा पहली जो हमारी जो टेस्ट मैच था उसकी वजह यह थी कि आपको बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फुकदान नजर आया। उसकी ओवरऑल भी देखें, यूं लग रहा था एक तरफ इंटरनेशनल टीम खेल रही है और दूसरी तरफ कोई डोमेस्टिक टीम से मैच हो रहा है। जैसे वार्म अप मैच आप देखें, यूं लग रहा था जैसे वार्म अप मैच खेला जा रहा है। तो 2 दिन में ही मैच खत्म हो जाता। ये तो बारिश होगी जिसकी वजह से तीसरे डे में चला गया। तो इसकी वजह यही है कि हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। तो हमें परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए और बेहतर करेंगे तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर होगा। और एक अच्छी बात यह है कि हम लॉर्ड्स में हमारा जो हिस्ट्री है वो बेहतर है। हम इससे पहले अगर लास्ट 2 टेस्ट मैचेस उठा के देखें तो वो हमने जीते हुए।
तो ये हमारे पास एक हैट्रिक करने का चांस है। तो बेहतर यही है अटैकिंग क्रिकेट खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिर आपकी भी राय यही है कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलर साबित हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारी होगी कि लॉर्ड्स के इस वक्त कंडीशंस को देखते हुए न्यू बॉल के साथ अपनी लाइन लेंथ को किस तरह से वो मेंटेन रखते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे जो पेसर्स हैं उनमें इतना दमखम है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक हमारा जो इन्हिसार है अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर रहा है, लेकिन अभी उनकी हालत कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, तो हम रिलाई कर सकते हैं कि वो काबू कर लेंगे इंग्लिश बल्लेबाजों को? ये आपने ठीक है कि हमारी पेस काफ़ी अरसे से नहीं है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि पेस मैटर नहीं करती, जो कि करती है, पर वहाँ पे क्योंकि आप जो पिच है वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव होती है कि अगर आप राइट एरियाज पे बॉल करें, आपकी लाइन लेंथ बेहतर हो, आप इन स्विंग आउट स्विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने देखा भी, जैसे पहली इनिंग की भी हम बात करें, पाकिस्तान ने जब राइट एरियाज पे बॉल किए तो उनको विकेट मिला है। इसी तरह हम अब्बास की बात करें, अब्बास का वहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं अब्बास ने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा मोहम्मद अली हैं या खुरम शहजाद हैं, इन्होंने अच्छे राइट एरियाज पे बॉल किए हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज सीरीज भी उठा के देखें तो जब आप राइट एरियाज पे भी बॉल करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। और अगर हम इंग्लिश कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे पिच इतनी बेहतर होती है कि अगर आपके पास पेस नहीं भी है, आप राइट एरियाज पे बॉल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर वहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट बनती है तो वही है कि हमें 20 विकेट्स लेनी पड़ेंगी। अगर हम 20 विकेट्स लेंगे तो हम ये मैच जीतने की पोजीशन में आएंगे। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के भी देखें, लास्ट जो 20 मैचेस हैं जिसमें से हम सिर्फ 5 जीते हैं बदकिस्मती से, उसमें रिजल्ट इसी तरह आए हैं कि हमने 20 आउट किए तो हमने रिजल्ट ले सकें। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें तो बैटिंग को इतने रन करने चाहिए कि बॉलर्स को इतनी सपोर्ट मिले कि वो रन रोक सकें और डिफेंड कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा हम बच्चियों की बात कर लेते हैं। वुमेंस T20 एशिया कप में शिरकत के लिए हमारी वुमेंस टीम दुबई रवाना हो गई है और 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें कौमी टीम भी एक्शन में दिखाई देगी। तो अब लग क्या रहा है, पिछली जो हमारी नाकामियाँ हैं उससे कुछ सीखा होगा हमारी बच्चियों ने? बाबरियाज के होते हुए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कसम खाई हुई है। अब देखें, एक मैं आपको बॉडी लैंग्वेज की एक मिसाल देते हैं। अभी जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है उसकी हालत ये है कि हम यहाँ पे दिन ब दिन बैठ के यहाँ पढ़ने के अलावा और कुछ करते नहीं है। तो जो मैनेजमेंट है उसने भी ये कसम खाई हुई है कि एक न्यू नॉर्मल बना लिया है, बजाय कि हम इस चीज पे काम करें। उसकी मिसाल है कि हम बात करते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश से हम जब 2 सीरीज हारे तो यहाँ बात होती थी कि यार कि हमारी क्रिकेट इतनी तनज़ली का शिकार हो गई है कि हम बांग्लादेश से भी नहीं जीत सकते। देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारी क्रिकेट खराब नहीं हुई, बांग्लादेश की क्रिकेट इंप्रूव हुई है कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड अप किया है। जी हाँ। हमारा स्टैंडर्ड वही, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड अप करके ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि अब वो ऑस्ट्रेलिया को हरा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और वहां जाके वो ये मैसेज देते हैं कि आप हमें ज्यादा टेस्ट दें, बजाय कि आप हमें साल में 1 टेस्ट दे देते हैं या 2 साल में या 8 साल में 1 टेस्ट। अली भाई, हमारी जान कब छूटेगी इन नायाब तोहफों से? ये नगीने जब से आए हैं, चाहे आकिब जावेद हों, उनके आने के बाद मेंस टीम का बेड़ा गर्क हुआ, वहाब रियाज के आने के बाद वुमेंस टीम का बेड़ा गर्क हुआ, तो ये कब खुद ही इनको ख्याल कभी नहीं आएगा क्या? नहीं, हमारी जान तब तक नहीं छूटेगी कि जब तक जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो ये नहीं समझेंगे कि पीसीबी का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। उनको सिर्फ ये लगता है कि बाकी मुल्क का सिस्टम कोलैप्स हुआ है, पीसीबी का नहीं हुआ। क्योंकि जिस वजारतों में या जिस ओहदे पे चेयरमैन पीसीबी हैं, उनको लगता है वहाँ ठीक परफॉर्मेंस हो रही है, और जो उनके एडवाइजर हैं वो तक उनको ये मशवरा नहीं दे रहे कि सर यहाँ पे भी सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सिस्टम, जब आप ये मानेंगे ही नहीं कि यार कि सिस्टम कोलैप्स हो गया तो आप कैसे बेहतरी करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई उन तक ये मैसेज पहुंचाए, सर पूरे मुल्क के साथ साथ पीसीबी का भी सिस्टम कोलैप्स हो गया, वहां भी बेहतरी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल आपके सामने। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेस हैं वुमेंस टीम्स के लिए भी, जो एशिया कप T20 के अंदर शिरकत के लिए रवाना होंगी। और हमारी मेंस टीम का आज टाकरा है लॉर्ड्स में। शाहीन कितना मौसर खेल पेश करते हैं ये खेल के मैदान में पता चला। कप्तानी कर रहे हैं एक बार फिर से आपके हमारे हम सब के फेवरेट बाबर आजम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और बहुत ही अहम मौजू है हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मसनूई ज़हानत, जिसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यूनिवर्सिटी असातिज़ा की तरबियत का फ़ैसला किया है। इस पर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि वो असातिज़ा जिन्होंने बच्चों को AI से मुतल्लिक मालूमात या आगाही फराहम करनी है, उनकी अपनी एजुकेशन भी तो बहुत ज़रूरी है, उनकी अपनी ट्रेनिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। तो अब ये इनिशिएटिव उठा लिया गया है और इस सिलसिले में फैकल्टी मेंबरान के लिए AI ख्वानगी के मौजू पर 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। HEC के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किद होंगे, जिसमें असातिज़ा को तदरीस और तालीमी इंतज़ामिया के लिए मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक अमली इल्म और जदीद महारतों से आरास्ता किया जाएगा। तो इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद तफसील से बात करें, जो तरबियती सेशन है वो अपने देखने वालों को बता दें, 27, 28 और 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये मुनक्किद होंगे, जो कि ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुल्क भर की 100 यूनिवर्सिटीज़ में कायम स्मार्ट क्लासरूम्स में बैक वक्त जारी रहेंगे। तो किस तरह से आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, किस तरह इसमें शिरकत की जा सकती है। रायद अफजल साहब AI एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रायद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे गाहे बगाए रहनुमाई हम लेते रहते हैं। इसमें हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि वो असातिज़ा जिन्होंने बच्चों को रोशनास करवाना है AI से या जदीद तकाज़ों से, उनकी अपनी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। तो अब ये काम शुरू होने जा रहा है। एक तो थोड़ा सा आप मज़ीद एलैबोरेट कर दीजिएगा कि वो असातिज़ा जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं लेकिन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो किस तरह इसमें शिरकत कर पाएंगे। फिर इसके बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं। देखिए, ये वर्कशॉप पहली बात बहुत अच्छी चीज़ है और जितना टाइम वो इसको दे रहे हैं ये बहुत मुनासिब है। इसमें इस टाइम में कोई ऐसा फ़र्द जिसको कभी AI जिसने कभी इस्तेमाल नहीं की, वो बहुत आराम से AI को इस्तेमाल करना सीख सकता है कि AI को प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। ये सबसे अहम वर्ड है जो सब लोग समझ लें। प्रॉम्प्ट करना कहते हैं AI के साथ गुफ्तगू करना। AI के साथ आप वैसे गुफ्तगू नहीं करते जैसे आम लोगों के साथ करते हैं, वो प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। वो उसकी अपनी जुबान है जी, उसकी अपनी जुबान है, उसकी अपनी जुबान है। उसके मिनिमम 3 स्टेप्स हैं, वरना ज्यादा करके ना क्रिएट वर्ड है, वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। 5 उसके लेवल्स होते हैं जिसमें आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आना तो एक बेसिक नीड है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ना तफसील से थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, ये गिटार जो है ना, ये गिटार को आप 1 मिनट के लिए समझ लें कि ये AI है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये AI है तो इसको जो वर्कशॉप हो रही है ना, वो हो रही है कि इसको बजाना कैसे है। ठीक है, इसकी कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, कहाँ उंगली रखते हैं, कहाँ बजाना है। ये दूसरा काम हो गया जिसको मैं प्रॉम्प्टिंग बोल रहा हूँ। ये जो गिटार बजाना है ना, ये हो गया प्रॉम्प्टिंग। लेकिन तीसरी जो सबसे अहम चीज है जो हमारे मुल्क में लैक करती है, जो देखने के लिए प्रोफेसर्स मेरे पास आते हैं, वाइस चांसलर मेरे पास आते हैं, वो होती है भाई कि ये चलाना तो आ गया, धुन कैसे बनेगी। हाँ, वाह, कैसे बनेगी बताइए फिर। ये धुन असल बात है, धुन। देखिए, मैं AI पे काम कर रहा हूँ। जिस दिन AI ईजाद हुई थी, मैं पूरे उसके 1 महीने बाद से उस पर मुसलसल काम कर रहा हूँ। रोजाना 7-7, 8-8 घंटे काम करता हूँ। लेकिन जो मैं काम करता हूँ ना AI पे, वो समझ लीजिए जी, मेरा तरीका ये है कि मैं सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ धुन सोचता हूँ। अच्छा, वो सोच है, क्रिएटिव आइडिया है, क्रिएसिटी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद फिर 12 बजे मैं बैठ के, मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर प्रॉम्प्टिंग करके AI के ऊपर उसका प्रॉब्लम का हल निकाल लेता हूँ, या कोई नई प्रोडक्ट बना लेता हूँ, या कोई नया टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे जो प्रोफेसर है ना, प्लीज ये बहुत गौर से सुनिएगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये नॉन क्रिएटिविटी बेस्ड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमारे बच्चों को AI की मदद से पेपर सॉल्व करना सिखाएगा, नोट्स बनाना सिखाएगा, एग्जाम पास करना सिखाएगा। चाइना में वो बच्चों को सिखा रहे हैं AI न्यू बिजनेसेस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रिसर्च करने में। वो कल्चर हमें क्रिएट करना है। तो ये मुमकिन होगा राज साहब कि हमारे वो असातिज़ा जिनकी माशाल्लाह, जो बुजुर्ग तो हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे वो साल साल हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करवाते रहे, लेकिन AI से, जदीद तकाज़ों से
उन्हें इन ट्रेनिंग सेशंस के ज़रिए जो कुछ दिनों पे मबनी हो या कुछ हफ्तों पे मबनी हो, उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और वो फिर इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे बच्चों को तैयार कर पाएँ, या फिर हमें एक नई खेप तैयार करनी पड़ेगी असातिज़ा की जो कि हमारे आने वाले जनरेशंस को एजुकेट करे। नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जेन जी का और उससे पहले जो बेबी बूमर है, ये 2 भी जनरेशन उससे पहले की है, उसका डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरे हिसाब से आपने सबसे की सवाल पूछा है, दैट गैप कैन नॉट बी फिल्ड एनीमोर, वो नहीं फिल हो सकता। मैंने इतनी कोशिश कर रहा हूँ पूरे मुल्क में कि पिछली जनरेशन को जेन जी के लेवल पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन सिखा सकूं, उसमें एआई की मदद से कुछ सिखा सकूं, लेकिन नहीं सीख पा रहे। और अब बड़ी जो पिछली जनरेशन है, जो बापे आप बोल रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है, हम नहीं न्यू आइडिया जनरेट कर सकते एआई की मदद से। ये है प्रॉब्लम हमारा। तो सॉल्यूशन फिर राय साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई वही करें जो चाइना पूरी दुनिया कर रही है, यंग लॉट को लेके आए आगे खुदा के लिए। ये जो एआई है, ये यंग लोगों का काम है भाई, ये बूढ़ों का काम नहीं है। हम भूल जाएंगे, मर जाएंगे। एआई हमारा एक भेजे का फायदा नहीं करेगी अगर बूढ़ों को हम एआई पर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता। कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो शायद इस इंफॉर्मेशन के सैलाब को अपने अंदर समोना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो आजकल टीनेजर्स या चंद साल के बच्चे जब वो आंख खोलते हैं या होश संभालते हैं, तो वो जिस तरह से कंफर्टेबली उसको यूज़ कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, एक बुजुर्ग शायद उस तरह से उसको ना एक्सेप्ट कर पाएँ। ऐसा ही है। देखिए उसमें बुजुर्ग का कसूर नहीं है। हम सबको पता है ना, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जी। 40 साल के बाद वो न्यूरॉन्स अपनी एक साख्त ले लेते हैं, यानी वो ऐसे हैं ना तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं। उसके बाद उनको रीवायरिंग करना ना एक नई टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल होता है, उसको नहीं कर सकते। वो समझिए कि वो मट्टी है जो आपने तंदूर में डाली थी, वो पक गई है, अब उसको तोड़ के रीशेप करना पॉसिबल नहीं है। असल में उसमें बूढ़े लोगों का कसूर कोई नहीं जी। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बावजूद राय साहब, ये जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं जिसका इनेकाद किया जा रहा है अगस्त के एंड से लेकर फिर सितंबर तक ये चलेंगे, इसमें क्या कुछ सिखाया जाएगा असातिज़ा को? और फिर वही चीज़ कि जो इसका हिस्सा बन जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इसको मिस कर देता है इस अपॉर्चुनिटी को, तो अपने तौर पे कौन कौन से कोर्सेज़ है वो सीखने के बाद या उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद अपने बच्चों को उससे रोशनास करवा सकता है? सर, ये मैं आपको 3 तरीके बड़े आसान बता देता हूँ। एक, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं east.education पे, उस पे हमने सारी मटेरियल, सारा इंफॉर्मेशन डाला है, वहां से सीख लें, नंबर 1। नंबर 2, यूट्यूब भरा पड़ा है और आप उसको चले जाएं, 2-4-8 वीडियो देखें जो इस प्रोग्राम में वो सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे वो उसमें। और तीसरी सबसे आसान चीज़ ये है कि एआई पे चले जाएं और उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना मुझे बता दो। ये वो घोड़ा है जो खुद बोलता है कि मेरे पर राइडिंग तुमने कैसे करनी है, मुझ पर सवारी कैसे करनी है। ये आसान काम है, लेकिन उसके बाद मसला ये है कि जब एक क्लासरूम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, माजरत के साथ पाकिस्तान की, डिजाइंड ही इसलिए हुई है कि वहां से बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास करना है, तो वो फिर एआई क्या कर लेगी वहां पे। अगर वो जो बूढ़े लोग हैं उनको ये माइंडसेट ही नहीं है कि उन्होंने बच्चों से कोई बहुत बड़ी रिसर्च करवानी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करवाना है, कोई इनोवेशन करवानी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो वो तो बस वो कोई धरागा वो घोड़ा है जो आपके बाहर खड़ा ही रह जाएगा। देखिए, एक कबूतर को शाहीन के, ईगल के पर लगाने से उसकी फ्लाइट ऊंची नहीं हुआ करती जी, वो रहता फिर भी कबूतर है। ये सारा होता है माइंडसेट का गेम है कि एआई तो बहुत बड़ी चीज है। जब मेरे पास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उन्होंने जब मेरी हिस्ट्री देखी ना, जो मैंने प्रॉम्प्टिंग अपनी एआई पे की हुई थी, तो वो माइंड उनका घूम गया। उन्होंने कहा यार ये आइडिया तो हमने कभी सोचे भी नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें भी एआई पे डिस्कस करनी है। तो ये सारा माइंड है। वर्कशॉप मैंने बहुत करवाई हैं, बहुत लोगों को करवाता हूँ, मुसलसल करवा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी थॉट माइंड की बात कर रहे हैं, आपका फायदा नहीं कर सकती। राय साहब, आप माइंड की बात कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव माइंडसेट है
उससे किस तरह से हम पीछा छुड़ाएं। आज भी जिस वक्त एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, दुनिया एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकलने की उस रेस का हिस्सा है। हमारे माशरे में तनकीदी जो पहलू है वो हमेशा हावी रहता है। जो हमारी लास्ट गुफ्तगू थी, जो सेशन थी, वो मिलियंस में देखी गई, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ी तादाद नेगेटिव कमेंट करने वालों की थी। वो खुद आपके ऊपर या आपकी कारकर्दगी के ऊपर या आपके आउटकम्स या आपके जो अचीवमेंट है उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो तनकीद से हम कब निकलेंगे, तामीरी जो डायरेक्शन है उससे कब अपनाएंगे? देखिए, ये बात, पहली बात तो मैं ये नौजवानों को सिर्फ माइंड क्लियर करने के लिए कहना चाह रहा हूँ। दो बातें मैं आप नौजवानों को भाई क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों का ये जो है क्या ना, एक न्यूज़ वाले आप लोग मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि आप वाकई किसी का भला सोच रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ। सबसे बड़े ज्यादा कमेंट मैंने उसमें ये देखे कि ये खुद करोड़पति है कि नहीं। वो भाई, करोड़पति आजकल कौन सी बड़ी चीज है? आजकल तो एक गाड़ी खरीदो तो आप करोड़पति हो जाते हो। और जो आदमी यहाँ बैठ के आपको बता रहा है, जाहिर है वो तो होगा, तो फिर ही तो वो बोल रहा है, वरना ऐसी हवा में बोलेगा। और दूसरा ये कि खुदा के बंदो, जो लोग वाकई करोड़पति हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं, उनकी आउटलुक सिंपल होती है, उनके घर सिंपल होते हैं। जो करोड़पति नहीं होते ना, वो घर बड़े फैंसी बनाते हैं। थोड़ा सा नौजवानों अपना माइंडसेट सही कर लो खुदा के लिए, ठीक है। सादगी अपनाओ, माइंड को इस्तेमाल करो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इधर उधर के झगड़ों में से निकल जाओ, अपने माइंड को गैर सियासी करो, एक्सट्रीमिज्म खत्म करो और फोकस करो। मटेरियल में से निकलो। मुझे आईफोन चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इनमें से निकल आओ। अपनी लाइफ को सिंपल करो, एआई के ऊपर टारगेट करो और ड्रीम करो, ड्रीम बिग। फिर देखो एआई तुम्हारे लिए क्या करती है। कसम से सिर्फ आइडियाज न्यू सोच के एआई के ऊपर उसको अप्लाई करके लास्ट 3 इयर्स में हमने अपने बिजनेसेस, माशाल्लाह, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये जो आप लोग कहते हैं ना खुद करोड़पति है कि नहीं, भाई 11 बिजनेसेस का मैं चेयरमैन हूँ कंपनी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे एआई की मदद से हमने डबल कर लिया पिछले 3 साल में। अरे वाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप करने के लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये सेशंस भी हम रखते हैं और इन एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़रूरी है। HEC की तरफ से ये 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम है असातिज़ा के लिए एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, जिसका इनेकाद किया जा रहा है। इसका हिस्सा बनिए और इसमें शामिल होइए। ऑनलाइन इसमें सेशंस होंगे जिसकी तारीख़ें हैं 27, 28, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो ये शाम 4 बजे से 9 बजे तक मुल्क भर की 100 यूनिवर्सिटीज़ में कायम स्मार्ट क्लासरूम्स में बैक वक्त जारी रहेंगे। आप भी इसमें एनरोल होइए और अपने बच्चों को इससे आरास्ता करने के लिए सबसे पहले खुद ट्रेन हो, फिर उन बच्चों को इससे एजुकेट कीजिए। और एआई का दौर है, अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे इस दौड़ में तो दूसरा आगे निकल जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे, एक दूसरे पर तनकीद करते रह जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर से तज़किरा करेंगे सानिया पिम्स अस्पताल का और उस पर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से अपने ख़यालात का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का कहना है कि पिम्स अस्पताल में 15 नौमौलूद बच्चों के झुलस कर जाँ बहक होने की जो दिलखराश खबर है वो सुनकर उन्हें भी शदीद सदमा हुआ है। और शुएब अख्तर ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बयान सामने आए। इस वाक़े की सख्ती से और शफाफ तहकीकात होने का मुतालबा भी उन्होंने किया और वो कहते हैं कि गफलत के ज़िम्मेदारों का तयन किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई और अलमनाक वाक़या दोबारा पेश ना आए। हम भी यही मुतालबा करते हैं, यही दुआ करते हैं। और शुएब अख्तर ने कहा है कि अपने नौमौलूद बच्चों को इस दर्दनाक अंदाज में खोने वाले तमाम वालिदैन और अहल खाना के गम में वो बराबर की शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इसी तरह से मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात की तरफ से भी ख़यालात का इजहार किया गया है। फवाद चौधरी की तरफ से, शरी रहमान की तरफ से, शीरी मज़ारी की तरफ से दुख और तकलीफ़ का इजहार किया गया है। शर्मिला फ़ारूकी की तरफ से सभी गमज़दा हैं, पूरा पाकिस्तान अफसरदा है और सभी ये मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात ना सिर्फ शफाफ होनी चाहिए बल्कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि मुस्तकबिल में इस तरह के सानिहात से बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ये सिर्फ हुकूमत ने तो करना ही है, अब उसकी ज़िम्मेदारी है। हम सब एक स्टेक होल्डर के तौर पे, ये माशरा एक शहरी के तौर पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे मौजूद ड्यूटी के लोग थे वो अगर सही तरह से चीज़ों को मैनेज करते, उस तरह से गफलत या लापरवाही ना बरती जाती तो शायद और मासूम जानों को बचाया जा सकता था।
क्योंकि सवालात बहुत से हैं, वालिदैन गम से निढाल हैं, हर आंख इश्कबार है और उनके सवालात वैलिड भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिचुएशन को मज़ीद बेहतर तरीके से आइंदा किसी हसाने से बचने के लिए इक़दाम किए जा सकें। हमारे रिपोर्टर्स गुज़श्ता रोज़ भी मुसलसल रिपोर्ट करते रहे। इस वक्त भी हमारी नुमाइंदा हैं शबिया नकवी, जो कि प्रिंस अस्पताल हैं, उनसे जानते हैं। शबिया, एक तो बताइएगा कि तहकीकात में अभी तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, क्या ज़िम्मेदारी जो भी जिसकी गफलत है उस पर आयद की जा रही है या अब भी जान छुड़वाने की कोशिश हो रही है। साथ में हम ये भी सुन रहे हैं कि जो नए सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी तरफ से कैंप कायम किया गया है प्रिंस अस्पताल में, और वो कह रहे हैं कि जब तक मामला ठीक नहीं होते, निज़ाम ठीक नहीं होता प्रिंस अस्पताल का, वो यहाँ पे कैंप में मौजूद रहेंगे। तो वो कितना मौसर इक़दाम देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ प्रिंस अस्पताल में एक दिलखराश वाक़या हुआ और 14 वालिदैन ने अपने मासूम कलियां झुलसी हुई देखी हैं, तो इस्लामाबाद की फिजा के हवाले से आज भी सोगवार है। और इस अलमनाक वाक़े के हवाले से जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से जो एक तहकीकाती कमेटी है उसका वो भी तश्कील दी गई थी और उस कमेटी के अरकान ने रात को जाए वक़ुआ जो है उसका विजिट भी किया है। और उनकी उस कमेटी के जो सरबराह थे वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान, वो प्रिंस अस्पताल आए थे। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन भी अस्पताल आए थे और उन्होंने यहाँ का दौरा किया था। और ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई है, ये 48 घंटों में एक इब्तदाई रिपोर्ट देगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आग लगी कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे दो मौक़िफ़ देख रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये देखा जा रहा है कि जो इंक्यूबेटर है वहाँ पे ऑक्सीजन से स्पार्क हुआ जिसकी वजह से आग फैली गई, जबकि दूसरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो AC है उसके कंप्रेसर फटने से आग लगी। तहम तहकीकाती कमेटी 5 दिन में जो सारी तफसीलात है वो वज़ीर आज़म को देगी, लेकिन अगले 48 घंटे में जो कि टाइम शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म को जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो दी जाएगी। इस वक्त भी जो सेहत की कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन है वो अपने मेंबरान के साथ प्रिंस अस्पताल में मौजूद है। NCHC का वो दौरा भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस अलमनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और चाहे कोई अफसर बड़ा हो या छोटा हो, जो भी इसका जिम्मेदार है उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य जो सियासी शख्सियात है वो भी यहाँ का विजिट कर रही हैं, लेकिन प्रिंस की ये तारीख रही है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तब तो सारा इल्ज़ाम इंतज़ामिया जो है, प्रिंस इंतज़ामिया जो है वो उससे बड़ी जिम्मा होने की कोशिश करती है और लेकिन हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं। आम रूटीन में भी अगर हम देखें तो प्रिंस की में जो मीडिया को एक्सेस नहीं दी जाती, जो मुख्तलिफ इनकी जो गफलत होती है, जो मुख्तलिफ इनकी खामियां उसे छुपाया जाता है। अच्छा शबिया, जो मुतासरा वालिदैन है, क्या सभी को उनके बच्चों की डेड बॉडीज़ फराहम कर दी गई? हम ये भी शिकायत सुन रहे थे कि बग़ैर DNA के, बग़ैर तस्दीक के डेड बॉडीज़ उन्हें दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो नकाबिल शिनाख्त हैं। जी बिल्कुल, अगर वो आप उनको उन डेड बॉडीज को, क्योंकि हम स्क्रीन पर तुमको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वो झुलसे हुए जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो उनको शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। और कल हमने ये देखा कि वालिदैन यही कह रहे थे कि उन्हें किसी तरह उनके बच्चों की डेड बॉडीज दे दी जाएं, जब तक नहीं दी जाएंगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन अगर से डेड बॉडीज दे दी गई हैं, लेकिन जो उनका DNA का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। और इसके साथ जो एक टेंट लगाने की बात की गई थी, तो जो चिल्ड्रन है उसके OPD के बिल्कुल सामने सफेद रंग का एक टेंट तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ बात टेंट लगाने की नहीं है, यहाँ बात उन हक़ाइक़ को बगैर किसी तफरीक के सामने लाने की, क्योंकि यहाँ पे वाक़यात हो जाते हैं और उस वक्त दावे भी हुकूमत की जानिब से शदीद किए जाते हैं, चाहे वो वफाकी वजीर हो या सेक्रेटरी हेल्थ हो या इंतजामिया हो, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं। जैसे कि वफाकी वजीर ने कहा कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, सबसे पहले मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा कि कल जब वालिदैन की शिकायत ये कर रहे थे कि जब हम ज़्यादा अपने बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो हमें इंतजामिया की जानिब से डराया जाता है कि अभी तो हमने बिल्कुल ये जो रवैया है ये उससे ज़्यादा शर्मनाक और काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, हमें अपडेट कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ाम के नाखुन ले। 48 घंटों में जो रिपोर्ट आए उसमें असल ज़िम्मेदारों को ना सिर्फ मंजर-ए-आम पर लाया जाए बल्कि उन्हें करार वाकई सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम जो वालिदैन हैं उन्हें
ये लग सके कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। जाते जाते नाज़रीन आपको बताते हैं एक और सानहा जो कि रनुमा हुआ है नेपाल में, चाइना बॉर्डर के पास। नेपाल में खौफनाक सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। जो विजुअल्स आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में हमने देखा कि सैलाब से कम से कम जो चीज़ें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं वो 150 अफराद की हलाकत है, लेकिन 400 से ज़ायद सयाहों समेत सैकड़ों अफराद लापता हैं। शायद ये तादाद हज़ारों में चली जाए और अमवात बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें कई पुल हैं, इमारतें हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं। सैलाबी रैली की नज़र हो गई और कितनी तबाही हुई एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी देखिए। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ। नेपाल और चीन की सरहद पर कुदरती आफत ने क़यामत बर्पा कर दी। दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों लापता। मिट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने के बाद आने वाले खौफनाक सैलाबी रैले ने दर्जनों अफराद की जान ले ली। तबाहकुन रैलों में मुतादिद मकानात, सड़कें, पुल और बिजली के मंसूबे बह गए हैं, जिससे मवासलाती राबता और बिजली का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। कई अफराद के बह जाने के बायस हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मुतासरा इलाके में कम अज़ कम 384 सयाह लापता हैं, जिनमें 105 भारतीय, 93 नेपाली, 12 बरतानवी और 3 अमरीकी शहरी शामिल हैं। सूरत हाल के पेश नज़र भारत की शुमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों से मुतातिद दरिया इन मैदानी इलाकों की जानिब बहते हैं। खौफनाक मनाजिर आपने देखे। अल्लाह ताला सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।